गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। हम कर रहे थे यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य काल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है मध्य एशिया से जनजातीय हमलावर तथा अंतिम गुप्त राजा के समय तक लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और बौद्धों को सताया। और तीसरा है गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। तो हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बुद्ध उस समय तक पूर्व मध्य काल के समय तक विष्णु के अवतारों में से एक माने जाने लगे थे और इस तरह वैष्णव धर्म का वो हिस्सा बन गए थे। दूसरा है कि मध्य एशिया से जो जनजातीय हमलावर जनजातीय थी या फिर अंतिम गुप्त राजा के समय लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बौद्धों को सताया नहीं था, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि बौद्धों को संरक्षण नहीं दिया, जिसकी वजह से वो इतना प्रभावी नहीं रहा। तीसरा स्टेटमेंट है कि गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक जो है इसका सही है। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया था। मध्य एशिया से आने वाली कोई भी जनजाति बुद्ध मतावलंबियों को नहीं सताया, परंतु उनके द्वारा उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा है ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा है कि ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो हमें बताना है कि उसमें से कौन से जो है सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल से पहले से ही चला आ रहा था। और दूसरा है ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम देख लेते हैं कि ध्रुपद होता क्या है। अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र के अनुसार, तो जो ध्रुपद है वो वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, वाणी, लय आदि जहां ध्रुव के रूप में परस्पर संबंध में रहे उन्हें ध्रुपद कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 इसमें सही है। ध्रुपद भक्ति एवं आध्यात्मिक संगीत है। ध्रुपद के आलाप मंत्र संस्कृत के श्लोकों पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। पहला स्टेटमेंट है ध्यान साधना और श्वास नियमन का। दूसरा है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का। तीसरा है श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो जो सूफी संत थे इन तीनों का ही प्रयोग जो है निर्वाह करते थे, और इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। सूफीवाद का पालन करने वालों को ही सूफी संत कहा जाता है, और ये इस्लाम धर्म की जो है एक उदारवादी शाखा है। सूफीवादी जो लोग होते हैं यानी सूफी संत जो होते हैं वो ईश्वर की याद में खोए रहते हैं। उनका हर कर्म सिर्फ ईश्वर के लिए होता है, और ये भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता और मानव प्रेम व भाईचारे पर बल देते हैं। सूफी संत के संदर्भ में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला है दादू दयाल, दूसरा है गुरु नानक, तीसरे हैं त्यागराज। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोधी वंश का अंत कब हुआ था। जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था, कब किया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, जिसमें बाबर विजयी रहा और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। तो अब हम देखते हैं कि इनका काल कब कब रहा था। दादू दयाल की अगर हम बात करें तो ये थे 1544 से 1603 में, और बाबर भारत आया था 1526 में, यानी बाबर की मृत्यु के बाद में दादू दयाल का जन्म हुआ था। उसके बाद है गुरु नानक। तो गुरु नानक देव जी का टाइम पीरियड था
1469 से 1539 के बीच में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि उस समय गुरु नानक देव जी जो है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है, गुरु नानक देव जी उस टाइम पे थे जो उपदेश देते थे, और त्यागराज का टाइम पीरियड जो था वो था 1767 से लेके 1847 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2। जो गुरु नानक देव जी हैं वो बाबर के टाइम पे उपदेश देते थे, और बाबर की एक बार गुरु नानक देव जी से भेंट हुई थी एक यात्रा के दौरान। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के तृतीय युद्ध में परास्त किया था। जब नानक सिख धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न जगहों पर यात्रा कर रहे थे, उस समय बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की मुलाकात गुरु नानक देव से किसी यात्रा के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद थी, अकबर के निजी प्रार्थना कक्ष था, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा किया करता था। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। यह चर्चा प्रत्येक बृहस्पतिवार को अकबर द्वारा उठाए गए धार्मिक मुद्दों पर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम किनके द्वारा प्रयुक्त होते थे? ये सैन्य अधिकारी थे, ग्राम के मुखिया थे, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ थे, या शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये ग्राम के मुखिया थे। ग्राम मुखिया के लिए महत्तर और पटकिल पदनाम जो है प्रयुक्त होते थे। मध्ययुगीन भारत में महत्तर और पटकिल पदनाम जो है ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है मध्यकालीन भारतीय राज्य और दूसरी तरफ है वर्तमान क्षेत्र। पहला है चंपक, मध्य भारत में था। दूसरा दुर्गारा, जम्मू से संबंधित, जम्मू वाले जो एरिया में था। और तीसरा है कुल्ता, मालाबार। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है चंपक चंपा, तो ये गलत हो जाएगा। ये मध्य भारत में नहीं था, ये कहाँ पे था? अगर चंपक, अभी ये है हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है चंपक, जिसे चंपा भी हम कहते हैं। दूसरा है दुर्गारा, जम्मू में, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कुल्ता, मालाबार, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तरी भारत में था। मालाबार जो है दक्षिणी भारत से संबंधित है। मालाबार तट के बारे में आपने सुना होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही है। चंपक चंबा ये है हिमाचल प्रदेश में, दुर्गारा जम्मू में, त्रिगत ये जो है जालंधर में, और कुल्ता कुल्लू में। कुमायूं और गढ़वाल जैसे राज्य उत्तर मैदानी क्षेत्रों में व्याप्त संघर्षों से अछूते रहे थे, यानी ये कुल्ता वाला जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ था? ये 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है बाबर के आने से इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तीसरा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें से सही है। पहला है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि बाबर से पहले भी जो है बारूद की शुरुआत हो चुकी थी। लगभग बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ था लगभग 1367 में, उस टाइम भी बारूद का उपयोग किया गया था।
और दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई थी। तो इसका भी ये भी सही नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी मुगल काल से पहले भी मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हो चुकी थी। और तीसरा इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 3 सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1367 में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में किया गया था। स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग बाबर के भारत में आने से पूर्व दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी नए राज्य की स्थापना, तो वो की थी हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक जो हुआ था वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर की थी। विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन जो है लगभग हर बार पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे या व्यापारी थे? तो बंजारे कौन थे? व्यापारी थे। भारत में बंजारे लोग ट्रांसपोर्टरों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे, यानी किसी एक जगह का स्थान जो सामान है दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे बंजारे, इसीलिए इन्हें ये ट्रांसपोर्टर कहा गया है। और जो सामान वे ले जाते थे उनमें नमक, अनाज, जलाऊ लकड़ी और पशु शामिल थे, अतः बंजारे खानाबदोश व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? जॉर्ज बुहेलर ने, जेम्स प्रिशप ने। विकूटन का अर्थ होता है व्याख्या किसने किया था? और तीसरा है मैक्स वुलर ने, चौथा है विलियम जोन्स ने। तो सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले जो व्याख्या की थी किसने पढ़ा था इनको? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स प्रिशप ने। 1837 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार जेम्स प्रिशप ने अशोक के शिलालेख की व्याख्या की। प्रिशप के अभिलेख सिद्ध करते हैं कि राजा द्वारा जारी किए गए शिलालेखों की श्रृंखला थी, जिसमें राजा ने समय का देवताओं का प्रिय यानी राजा प्रियदर्शी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना थी, न कि हीनयान की। तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। और तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए समय की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व का शाब्दिक अर्थ है बुद्धत्व की प्राप्ति। महान दया से प्रेरित बोधिसत्व जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना गया है। किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर बोधिसत्व नहीं कहा जा सकता कि वह भविष्य में बुद्धत्व को प्राप्त करेगा, बल्कि उसे सचेत रूप से इस मार्ग पर चलते हुए प्रयत्न करना होगा। इसलिए बोधिसत्व शब्द का प्रयोग गौतम बुद्ध के लिए किया गया है। जब उन्होंने बुद्धत्व की
स्थिति प्राप्त नहीं की थी, यह शब्द उनके पूर्व जन्मों से उनके लिए किया गया है। इस प्रकार बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बोधिसत्व शब्द के केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। अतः प्रथम कथन गलत है, जबकि दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें जो हैं समान हैं? अजंता की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। अजंता नामक जो है गांव के पास में ही इनका निर्माण किया गया है। दूसरा है महाबलीपुरम और ये है तमिलनाडु में। अब हमें नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, हमें बताना है कि कौन से इसमें से सही है। पहला है कि दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था 2वीं शताब्दी में और महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये महाबलीपुरम का मंदिर जो है वो एक हिंदू मंदिर है। तीसरा है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। शिलाकृत स्मारक यानी बड़ी बड़ी शिलाओं को यानी चट्टानों को काट कर बनाया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि महाबलीपुरम के मंदिर और बौद्ध गुफाओं जो अजंता की गुफाएं हैं दोनों को ही चट्टानों को काट कर बनाया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है। प्रथम तथा द्वितीय कथन गलत है, क्योंकि अजंता बौद्ध गुफाएं इनका निर्माण हुआ था 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी तक किया गया था, 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। जबकि महाबलीपुरम जो एक हिंदू मंदिर है, इसका निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव नरेशों द्वारा किया गया था। तृतीय कथन सही है, दोनों स्मारक जो है चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा शब्द का प्रयोग किया गया है, हमें बताना है कि ये इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान। तीसरा है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्कर वाटर व्हील, या कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्कर। आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब कुएं से पानी निकाला जाता था तो बेल के जो है उसको चारों तरफ उसके चक्कर काटना पड़ता था, जिसके साथ उसका वो लकड़ी का एक पहिया लगा होता था और जिसको बेल को घुमाना होता था। बेल उसे घुमा रहा होता जिससे पानी निकलता था। पारसी पहिया एक यांत्रिक पानी उठाने का उपकरण है जो आमतौर पर जो है बैलों, भैंसों या ऊंट जैसे जानवरों के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर खुले कुओं से पानी खींचने के लिए किया जाता है। संस्कृत में अर्घट शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में पारसी पहिए के लिए किया जाता था। अर्घट 2 शब्दों का योग है। अर मतलब स्योम, पहिए का डंडा, और घट मतलब मटका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किन का व्यवसाय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। मगध जो थे इनके द्वारा राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का इनका व्यवसाय था। मगध तथा सुताज का व्यवसाय या भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड में हमें कुछ स्थानों का नाम दिया गया है, तो हमें बताना है कि वो कहाँ से संबंधित है। बोध गया बुंदेलखंड से, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये बिहार की गया से संबंधित है। दूसरा खजुराहो बुंदेलखंड, तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है शिरडी विदर्भ, गलत है, ये महाराष्ट्र में है अभी ये, लेकिन विदर्भ में इससे संबंधित नहीं है। तीसरा है नासिक, ये भी गलत है, ये भी महाराष्ट्र में है।
लेकिन मालवा से संबंधित नहीं था। तिरुपति रायलसीमा, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा और चौथा इसमें सही है, तो दूसरा चौथा यहाँ पे 4 आएगा और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2 और 4 सही है, बाकी के स्टेटमेंट जो है गलत है। खजुराहो बुंदेलखंड में स्थित है जबकि तिरुपति रायलसीमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तमिल क्षेत्र से सिद्ध या सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र से लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो तमिल क्षेत्र से संबंधित जो सिद्ध है एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र से लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला और दूसरा दोनों इसमें सही है। सिद्ध का मतलब परिष्कृत अद्वैतवादी पंथ है। सितर का तात्पर्य जादू टोना रसायन शास्त्र तथा इसके साथ साथ जादू और अंधविश्वासी शक्तियों से है। लिंगायत का विश्वास था कि मौत पर भगत भगवान शिव के साथ जुड़ जाता है और इस दुनिया में वापस नहीं लौटता, इसलिए वे मृत शरीर को दफनाने के बजाय समारोह पूर्वक जला देते थे। और तीसरा, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की थी और पुनर्जन्म के विश्वास पर सवाल उठाए थे। और चौथा है कि लिंगायत ने कुछ प्रथाओं जैसे विधवा पुनर्विवाह और यौवन पश्चात विवाह को प्रोत्साहित किया था। ज्ञान की परंपरा में जो भी वचन लिखे गए उन्हें कन्नड़ से प्रस्तुत किया गया था। तो तीनों जो स्टेटमेंट हैं इसमें सही हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। और दूसरा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर किसी किसान के पास ऐसी भूमि है कि उसकी गुणवत्ता बहुत कम है और वहाँ पे अनाज कम पैदा होता है, तो वहाँ उनसे कम कर लिया जाता था, भू राजस्व जो है कम लिया जाता था। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। कृष्णदेव के शासन में भूमिकर सरकार की राजस्व का प्रमुख स्रोत था। उचित राजस्व के आकलन के लिए संपूर्ण भूमि को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, गीली भूमि, सूखी भूमि, बगीचे और जंगल। सरकार ने अन्य कर जैसे चराई कर, सीमा कर, बागवानी कर और विभिन्न उत्पादन पर उद्योग कर भी लगाए। पर्शियन राजदूत अब्दुल रज़ाक की विजयनगर अदालत के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत से ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। और दूसरा है कि लखनऊ स्थित जो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से जो है सही है। तो इसमें दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो स्थित जो बुलंद दरवाजा हो खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके सफ़ेद संगमरमर के साथ में इसके साथ लाल और पीले रंग के बलुआ पत्थर का भी उपयोग किया गया था। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। और रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो अधिकांश स्मारक जो हैं इसमें से बनाए गए लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, ये स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ईंटों का और प्लास्टर का भी प्रयोग इसमें हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ICSE कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 150 के अनुसार ये वहां पे दिया गया है। कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है यानी NCERT के अंदर ये दिया गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण मेहराब के आयाम में सफेद संगमरमर के साथ लाल और पीले बलुआ पत्थर में किया गया था। यानी लाल और पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो अन्य याक्षिक गूगल पुस्तकों से पता चलता है कि खानकाह में भी सफेद पत्थर होते हैं, इसलिए कथन एक सही होना चाहिए था, लेकिन अगर हम NCERT के अनुसार चलते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कथन गलत है कि रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा तथा छतर मंजिल इत्यादि स्मारक संरचनात्मक मामले में सुदृढ़ नहीं है। लखनऊ में अधिकांश स्मारकों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो आम सामग्री थी ईंट और प्लास्टर थी। तो तदनुसार जो उत्तर ए होना चाहिए था, लेकिन यूपीएससी ने जो आधिकारिक उत्तर है डी रखा है। तो यूपीएससी के अनुसार जो है हम इसका आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो वहाँ पे लिखा है कि सफ़ेद पत्थर होते थे, लेकिन इसमें साथ साथ लाल और पीले पत्थरों का भी प्रयोग हुआ था। और अगर यूपीएससी ने इसका आंसर डी माना है तो हमें भी उसी अनुसार इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी किस शैली का है? ऑप्शन ए है बूंदी शैली का, ऑप्शन बी है जयपुर शैली का, ऑप्शन सी है कांगड़ा शैली का, या ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से, राजस्थान की किशनगढ़ से। और किशनगढ़ शैली में बणी ठणी जो सुप्रसिद्ध चित्र है इसे किसके द्वारा चित्रित किया गया था? निहाल चंद के द्वारा। ये मारवाड़ की किशनगढ़ शैली है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निहाल चंद द्वारा चित्रित बणी ठणी का चित्र मारवाड़ के किशनगढ़ शैली का है। इसकी तुलना जो है मोनालिसा से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बणी ठणी राजा सावंत सिंह की सौतेली माँ जो वेंकवाट जी की एक नौकरानी या दास लड़की थी, उसने साहित्य का अध्ययन किया तथा अनेक प्राकृतिक स्वभाव की कविताओं की रचना की। उसने कृष्ण पर सुंदर गीत भी बनाए थे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी जो वीडियो है काफ़ी पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।